जागो किसान पुत्रों जागो, लोधी छत्रियों के लाल अब जाग उठो। चिर निद्रा से उठकर समाज का उत्थान करो, स्वयं का निर्माण करो, अपना सर्वांगीण विकास करो। लहरा दो लोधी शौर्य का परचम, अब ब्रह्मांड के पटल पर कुछ ऐसा काम करो, ब्रह्मांड के पटल पर कुछ ऐसा काम करो। स्वामी ब्रह्मानंद और अवंतीबाई के पद चिन्हों पर निकल पड़ो, उनके जैसे वीरों का निर्माण करो, उनके जैसे वीरों का निर्माण करो। हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। होकर एक अपनी राह हम खुद ही बनाएंगे, होकर एक अपनी राह हम खुद ही बनाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। जागो लोधी जागो, जागो लोधी जागो। नहीं डरेंगे हम राहों में पर्वत की ऊंचाई से, नहीं करेंगे हम बनते सागर की गहराई से, नहीं डरेंगे हम राहों में पर्वत की ऊंचाई से। नहीं डरेंगे हम बनते सागर की गहराई से। बाधाएं आएंगी हम न कभी घबराएंगे, बाधाएं आएंगी हम न कभी घबराएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। जागो लोधी जागो, जागो लोधी जागो। हर लोधी भाई को अब तो घर से निकलना होगा, कदम मिलाकर दूर तलक अब साथ में चलना होगा। हर लोधी भाई को अब तो घर से निकलना होगा। कदम मिलाकर दूर तलक अब साथ में चलना होगा। लोधी शौर्य का परचम हम सारे जग में फहराएंगे, लोधी शौर्य का परचम हम सारे जग में फहराएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे, हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। जागो लोधी जागो, जागो लोधी जागो। समय आ गया अपने ही हाथों इतिहास बदलने का, उनके सारे
जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे। हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। जागो लोधी जागो, जागो लोधी जागो। डर भी डरता है हमसे, हम ऐसे ही मत वाले हैं। हम हैं लोधी क्षत्रिय, हम भारत माँ के रखवाले हैं। डर भी डरता है हमसे, हम ऐसे ही मत वाले हैं। हम हैं लोधी क्षत्रिय, हम भारत माँ के रखवाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारत माँ पर शीश चढ़ाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भारत माँ पर शीश चढ़ाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे। हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। एक हाथ में भगवा झंडा और तलवार उठाएंगे। हम हैं लोधी क्षत्रिय, किसी मुश्किल से ना घबराएंगे। होकर एक अपनी राह हम खुद ही बनाएंगे। होकर एक अपनी राह हम खुद ही बनाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। स्वामी ब्रह्मानंद अवंती बाई के गुण गाएंगे। स्वामी ब्रह्मानंद अवंती बाई के गुण गाएंगे। जागो लोधी जागो, जागो लोधी जागो। जागो किसान पुत्रों जागो, लोधी क्षत्रियों के लाल अब जाग उठो। चिर निद्रा से उठकर समाज का उत्थान करो, स्वयं का निर्माण करो, अपना सर्वांगीण विकास करो। लहरा दो लोधी शौर्य का परचम, अब ब्रह्मांड के पटल पर कुछ ऐसा काम करो। युवा महासभा के वर्चुअल सामाजिक मंच पर मैं गुलाब चंद लोधी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 जून 2015 लोधी समाज के इतिहास पे ऐतिहासिक दिन है। इस मंच के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2015 को इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, जिसमें हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जनों का, राजनेताओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का, सामाजिक बंधुओं का आशीर्वाद मिला और समाज के इस मांग को, युवाओं के समर्पित इस कार्यक्रम को हमने कोशिश की कि देश के पूरे प्रदेशों में इसको ले जाया जाए। इसी प्रयास को हमने आगे बढ़ाते हुए सन 2016 में झांसी उत्तर प्रदेश में, 2017 में नई दिल्ली में, 2018 में खजुराहो मध्य प्रदेश में तथा 2019 में तेलंगाना हैदराबाद में यह कार्यक्रम निरंतर जारी रखा गया। गोंदिया महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम, छठा कार्यक्रम गोंदिया महाराष्ट्र में संपन्न होना था। चूँकि इस बीच कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप पूरे देश में हुआ और हम एक समूह के रूप में जो मिलने की परंपरा थी उसको हम कायम नहीं रख पाए। इस दिशा को हमने संचार क्रांति के युग में डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम को युवाओं तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए पुनः एक बार डिजिटल रूप में आप सबके समक्ष है। राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा का यह मंच हमारे समाज के युवाओं को निरंतर प्रेरणा देने के लिए, उनकी उन्नति के लिए समर्पित है। इस दिशा में हमारे समाज के सभी राजनेतागण, सामाजिक बंधु और समाज के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण हमें निरंतर ऊर्जा देते हैं, हमारे युवाओं को निरंतर
मार्गदर्शन देते हैं ताकि उनका उत्थान हो सके। लोधी युवा महासभा भारत के इतिहास में एक क्रांति है जो निरंतर युवाओं को जोड़ते हुए नए नए मिसाल और आयाम तैयार कर रहे हैं। हम युवाओं के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम की जो ऊर्जा है वो निरंतर गतिमान रहे और इसका लाभ हमारे समाज के युवाओं को अधिकतम रूप से मिले। कोरोना महामारी के बीच यह कार्यक्रम जो गोंदिया महाराष्ट्र में होना था आज डिजिटल रूप में आपके समक्ष है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, जिनके भाषण स्पीच भी इस सत्र में आगे आएंगे, उसका भरपूर लाभ लें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व सभी युवाओं से और अपने बुजुर्गों से, सामाजिक बंधुओं से निरंतर अनुरोध करता हूं कि हमें अपना मार्गदर्शन और दिशा देते रहे ताकि इस समाज का, लोधी समाज का नाम और गौरवान्वित हो जो ऐतिहासिक पन्नों में पहले से दर्ज है। और लोधी समाज में जो सामाजिक एकता है इस मंच के माध्यम से सभी समाजों में जाए और एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ आप सबके बीच हम लोग बने रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी सामाजिक बंधुओं को। मैं अनुपमा सिंह लोधी, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा एवं निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम, आपको प्रणाम करती हूँ। आज हम इस वर्चुअल माध्यम से आपसे मुलाकात कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पहले गोंदिया में प्रस्तावित था। यह हमारा छठा कार्यक्रम है, पर कोरोना जैसी महामारी के संकट को ध्यान में रखते हुए हमने इसे डिजिटल प्रसारित करने का निर्णय लिया और इस तरह हम इस आपके सामने हैं। यह एक छठवां कार्यक्रम है। राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा का कार्यक्रम 2015 को 14 जून से प्रारंभ हुआ और वह दिन ऐतिहासिक दिन था। वह दिन हमारे युवाओं के लिए समर्पित था, क्योंकि उस दिन हम सब ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे उनके विकास में, हर तरह के विकास में सहयोग मिले। वह विकास पढ़ाई लिखाई का हो या व्यवसाय का हो या अन्य उनके कैरियर से रिलेटेड। और उस ऐतिहासिक दिन से हमारे युवाओं में जो प्रेरणा उन्हें मिली वह आप सबके सामने है। आज यह छठा कार्यक्रम जो हम आप सबके सामने कर रहे हैं, इसके लिए हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, श्री NVS राजपूत जी, निशा राजपूत जी, जिनका सहयोग मुझे मिलता रहा और युवाओं को हम प्रेरित करते रहे उनके आगे बढ़ने के लिए। 14 जून 2015 वह दिन था जिसमें हमने युवाओं के लिए उस मंच की मांग को पूरा किया, जिसमें वह भारतवर्ष के सभी लोगों के साथ जुड़ सके और अपने विचारों का आदान प्रदान सब मिलके एक दूसरे से कर सकें। इसलिए वह दिन युवाओं के लिए एक क्रांति का दिन था। लोधी युवा महासभा की टीम निरंतर हर प्रदेशों में जाकर प्रयासरत रहती है कि सभी सामाजिक बंधुओं से, उनके मेलजोल से इस मंच को सभी तक पहुंचाएं। और हमारे अधिकारीगण भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि समाज में जो मार्गदर्शन हमारे समाज के भाइयों को चाहिए वह उन्हें दे सकें। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सब आज एक लिमिटेड मूवमेंट में रहते हैं। हम इधर उधर ज़्यादा नहीं जा सकते और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस वैश्विक महामारी में हमारे समाज के लोग सुरक्षित रहें और उनके स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करती हूँ। यह महामारी हमें कुछ सिखाती भी है कि हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना होगा और पर्यावरण के लिए भी हमें कुछ मेहनत करनी होगी। आज इस महामारी के कारण जहां सभी लोग भयभीत हैं और एक
अजीब सा डर लोगों के मन में बैठ गया है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगी कि हमें अपने साथ साथ अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से भी एक लगाव रखना होगा। उसके लिए पेड़ों को लगाना होगा, हमें धरती माता का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब के कारण इस महामारी ने भयंकर स्वरूप ग्रहण किया है। साफ सफाई का ध्यान जो इस महामारी ने हमें सबसे ज़्यादा सिखाया है कि हमें हर तरफ एकदम साफ सफाई रखने की ज़रूरत है। तो मैं यही चाहूँगी कि इस महामारी से हम सब सुरक्षित रहें, अपने घरों में ही रहें, और इस महामारी के कारण हमें एक जो सोचने का अवसर दिया है इसने, वह हम सोचें, ताकि हम एक दूसरे की मदद और सबकी स्वास्थ्य की सुरक्षित रहने की कामना करते हुए उम्मीद है कि पूर्व वर्षों की भांति आगे भी आप सबका मार्गदर्शन एवं सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहेगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। माँ सरस्वती के चरणों में सशत नमन। वीरांगना रानी अवंतीबाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राष्ट्रीय लोधी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमती अनुपमा सहन लोधी जी को मेरा सशत नमन। लोधी समाज के सभी भाई बंधुओं, वरिष्ठजन और जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय लोधी महासभा का यह छठवां कार्यक्रम है और इसके पहले बहुत ही सफल 5 कार्यक्रम हो चुके हैं। कोविड-19 के चलते यह कार्यक्रम गोंदिया में होने वाला था, जो स्थगित हो गया। अभी यह कार्यक्रम डिजिटल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। मेरा सभी लोधी समाज से आग्रह है कि इस कार्यक्रम की कॉपी लिंक से जुड़ें और जुड़ करके जो भी हमारे आने वाले IAS, IAS, IPS मार्गदर्शन देने वाले हैं, विद्यार्थियों को उसका लाभ दिलाएं और विद्यार्थी इससे जुड़ें और अपना जो भी संदेह हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप क्लियर करें और आगे का अपना रास्ता बनाएं कि आपको सिविल में कैसे जाना है। खासकर अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो मैं राधिका पटेल, डायरेक्टर अपराजिता IAS एकेडमी, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली और ब्रांचेस अभी मध्य प्रदेश में चल रही थी, लेकिन इस महामारी के कारण स्थगित हैं और ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी हो चुकी है, वो स्टार्ट होने वाली है। तो पिछले लगभग 9-10 साल से मैं इस अपराजिता IAS एकेडमी का संचालन कर रही हूँ और बहुत सारे लोधी समाज के छात्र छात्राओं को मैंने निःशुल्क शिक्षा कोचिंग में दी है और कुछ नॉमिनल चार्जेस के साथ में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। अभी राजस्थान कार्यक्रम में आदरणीय कमिश्नर साहब हमारे NVS राजपूत जी के मार्गदर्शन में 10 बच्चों को, जिनका परसेंटेज 85 अबव है, उन्हें 10 बच्चों को फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8506900835। तो मैं आपको बताना चाहूँगी UPSC की तैयारी कैसे करें आफ्टर 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप 12th में हैं तो आपके पास में 3 साल का समय है। अगर आप 8 सब्जेक्ट से लेकर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट्स आपके UPSC में होते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR, ज्योग्राफी, इस तरीके से ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यही सारे सब्जेक्ट्स आपके UPSC के सिलेबस में हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि आप जो कॉलेज में 3 साल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करें। 50% तैयारी आपकी उसी में हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ जरूर देखें और उसके नोट्स बनाएं। न्यूज़पेपर में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को आपको पढ़ना है। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीवियस 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसका प्रारंभ परीक्षा और मेन मुख्य परीक्षा दोनों के क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो आ चुके लास्ट ईयर में, 10 साल के एक बुकलेट आती है, कोई भी राइटर्स की आप ले सकते हो, उसको आप परचेज कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन की प्रकृति आप क्वेश्चन को देख करके पता कर सकते हैं और बाकी सिलेबस आप एक सिलेबस की बुक ले लीजिए, उसमें से आप पता कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रीवियस क्वेश्चन, एक सिलेबस और एक न्यूज़पेपर।
अभी आप इन्हीं तीनों पर फोकस कीजिए। और दूसरी चीज, आप जो भी चीज आप पढ़ते हैं या जो भी चीज आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लें, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, कहने का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, उसका क्या सेंस है, ये क्यों ऐसा किया गया है। केवल ये नहीं कि हमने रटा और उसको लिख दिया, उसके बारे में सारी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में 50% करंट अफेयर्स होता है और 50% आपका कॉन्सेप्ट होता है। उन दोनों को पढ़ करके और अपने विचार से एनालिटिकल करके आंसर लिखा जाता है। आंसर बहुत ईजी होता है, चाहे प्रीलिम्स का थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बाइट सिलेबस में आता है, लेकिन मेंस का जो होता है वो क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी होता है, पर आंसर जब लिखते हैं तो सभी सातों सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से हमें आंसर लिखना होता है, उसको जोड़ करके हमें आंसर लिखना होता है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में यह है कि एग्ज़ाम 1 साल में यूपीएससी बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है और इसका जो एग्ज़ाम का तरीका है वो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडी जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है सीसेट जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपका आता है मैथ्स, रीजनिंग, कंपेरिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए होते हैं, 33%। जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। और आपके जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, आईआर, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके मेंस के लिए होते हैं। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके बाद में फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो। मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स के 3 या 4 महीने बाद होता है। जब मेंस का एग्जाम आप क्लियर करते हैं तब आप इंटरव्यू देते हैं। मेंस के एग्जाम में जनरल स्टडीज के 4 पेपर, ऑप्शनल का 1 पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर, 1 पेपर ऐसे का होता है। ये आपका जैसे कॉलेज में आप लिखते हो वैसे रिटन टाइप होता है और ये 17-15 मार्क्स का होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। इंटरव्यू आपका 25 से 30 मिनट चलता है। उसमें आपका ओरल जो बायो से रिलेटेड और मेंस में जो आपने लिखा है, आपकी मेंटल आपका टेम्परामेंट और आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, आपकी पॉजिटिविटी देखी जाती है इंटरव्यू में। तो इस तरीके से फिर आपका इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आईएएस बन जाते हो, आईएएस आईपीएस। इसमें मेन जो इसमें पोस्ट होती है वो पोस्ट होती है आपकी आईएएस की। उसके बाद पोस्ट होती है आपकी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ऐसे एक स्टेज होता है पोस्टों का। तो वो मैंने नंबर दिया है, आप डिटेल में बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल माध्यम से इतना डिटेल में संभव नहीं है। एक बार पुनः मेरा नंबर आप नोट कर लें, 8506900835। सभी लोधी समाज के बंधुओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा प्रणाम और सभी का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए, सभी ने जो मेहनत की है। और सभी लोधी समाज के बंधुओं से कि तुच्छ भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठ करके इस समाज के लिए सहयोग करें और इस समाज को एकत्रित करें और हमारा समाज आगे बढ़े, गलत दिशा में न जाए, आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री राम, जय रानी अवंती, जय लोधीश्वर। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करें। 50% तैयारी आपकी उसी में हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ जरूर देखें और उसके नोट्स बनाएं। न्यूज़पेपर में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को आपको पढ़ना है। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीवियस 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसका प्रारंभ परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं लास्ट ईयर में, 10 साल के एक बुकलेट आती है, कोई भी राइटर्स की आप ले सकते हो, उसको आप परचेज कर लीजिए। उससे क्या होगा, क्वेश्चन की प्रकृति आप क्वेश्चन को देख करके पता कर सकते हैं। और बाकी सिलेबस, आप एक सिलेबस की बुक ले लीजिए, उसमें से आप पता कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रीवियस क्वेश्चन, एक सिलेबस और एक न्यूज़पेपर। अभी आप इन्हीं तीनों पर फोकस कीजिए। और दूसरी चीज, आप जो भी चीज आप पढ़ते हैं या जो भी चीज आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लें, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम है
वो बहुत ही प्रैक्टिकल, कहने का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, उसका क्या सेंस है, ये क्यों ऐसा किया गया है। केवल ये नहीं कि हमने रटा और उसको लिख दिया, उसके बारे में सारी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में 50% करंट अफेयर्स होता है और 50% आपका कॉन्सेप्ट होता है। उन दोनों को पढ़ करके और अपने विचार से एनालिटिकल करके आंसर लिखा जाता है। आंसर बहुत ईजी होता है, चाहे प्रीलिम्स का थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बाइट सिलेबस में आता है, लेकिन मेंस का जो होता है वो क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी होता है, पर आंसर जब लिखते हैं तो सभी सातों सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से हमें आंसर लिखना होता है, उसको जोड़ करके हमें आंसर लिखना होता है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में यह है कि एग्ज़ाम 1 साल में यूपीएससी बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है और इसका जो एग्ज़ाम का तरीका है वो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडी जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है सीसेट जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपका आता है मैथ्स, रीजनिंग, कंपेरिजन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए होते हैं, 33%। जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। और आपके जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, IR, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें से क्वेश्चन आते हैं। यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके मेंस के लिए होते हैं। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके बाद में फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो। मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स के 3 या 4 महीने बाद होता है। जब मेंस का एग्जाम आप क्लियर करते हैं तब आप इंटरव्यू देते हैं। मेंस के एग्जाम में जनरल स्टडीज के 4 पेपर, ऑप्शनल का 1 पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर, 1 पेपर ऐसे का होता है। ये आपका जैसे कॉलेज में आप लिखते हो वैसे रिटन टाइप होता है और ये 17-15 मार्क्स का होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। इंटरव्यू आपका 25 से 30 मिनट चलता है। उसमें आपका ओरल जो बायो से रिलेटेड और मेंस में जो आपने लिखा है, आपकी मेंटल, आपका टेम्परामेंट और आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, आपकी पॉजिटिविटी देखी जाती है इंटरव्यू में। तो इस तरीके से फिर आपका इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आप IAS बन जाते हो, IAS IPS। इसमें मेन जो इसमें पोस्ट होती है वो पोस्ट होती है आपकी IAS की। उसके बाद पोस्ट होती है आपकी IS, IPS, IFS, IRS, ऐसे एक स्टेज होता है पोस्टों का। तो वो मैंने नंबर दिया है, आप डिटेल में बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल माध्यम से इतना डिटेल में संभव नहीं है। एक बार पुनः मेरा नंबर आप नोट कर लें, 8506900835। सभी लोधी समाज के बंधुओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा प्रणाम और सभी का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए, सभी ने जो मेहनत की है। और सभी लोधी समाज के बंधुओं से कि तुच्छ भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठ करके इस समाज के लिए सहयोग करें और इस समाज को एकत्रित करें और हमारा समाज आगे बढ़े, गलत दिशा में न जाए, आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री राम, जय रानी अवंती, जय लोधेश्वर। नमस्कार, मेरा नाम आयुष इल्लारे है और मैं SSC CGL 2015 से सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में CAG में DA के पद पर कार्यरत हूँ। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th। तो इस बारे में जैसा सब लोगों को पता है कि 12th में बेसिकली 4 तरीके की स्ट्रीम होती है, मैथ, बायो, कॉमर्स और आर्ट। अब कैरियर ऑप्शन की बारे में बात करेंगे तो हम इन्हीं चारों स्ट्रीम को फोकस करके अलग अलग हम क्या क्या कैरियर ऑप्शन है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ, यदि अगर आपका 12वीं में मैथ सब्जेक्ट था तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अब आजकल का गूगल का ज़माना है, हर कोई गूगल पे सर्च करके देख सकता है कि कौन कौन सी डिग्रियां 12th के बाद यदि अगर उसका मैथ है तो वो कर सकता है, या किस किस डिग्री के लिए कौन कौन से कॉलेज बेहतर है। तो हमको डिग्री तो हासिल करना है, लेकिन हमको ट्राई करना है कि हम वो डिग्री किसी अच्छे एलाइड कॉलेज से हासिल करें। और डिग्री हासिल करते समय हमको हमारे दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हमको सिर्फ डिग्री नहीं हासिल करना है, हमको अपना स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। मतलब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम कितना चीज़ सीख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ किताबी ज्ञान होना चाहिए, हमको थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि इस मामले में जैसे मैथ के बारे में आते हैं तो ज़्यादातर मैथ के स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं।
तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद लोगों का कहना ये होता है कि भाई इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बाद तो आजकल बहुत सारे लोग मतलब बेरोजगार रह जाते हैं, लेकिन मेरा कहना इसमें ये है कि नारायण मूर्ति द्वारा इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 90% ऑफ इंडियन इंजीनियर लैक की स्किल। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि भाई डिग्री तो आपने हासिल कर ली, लेकिन आपने स्किल डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाया। तो इस चीज़ से हमको बचना है। तो मैथ वालों के पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग, दूसरा ऑप्शन है बीएससी, फिर आर्किटेक्ट और बीसीए। इसके बाद हम आते हैं बायो वालों के ऊपर। तो बायो वालों के पास सबसे पहला ऑप्शन होता है एमबीबीएस, फिर डेंटिस्ट, फिर नर्सिंग, फिर आयुर्वेद क्षेत्र में जा सकते हैं, होम्योपैथिक के क्षेत्र में जा सकते हैं, बी फार्मेसी के क्षेत्र में जा सकते हैं, डी फार्मेसी के क्षेत्र में जा सकते हैं, या आप एग्रीकल्चर की कोई डिग्री कर सकते हैं, या वेटरनरी से रिलेटेड कोई डिग्री कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय बनने के बाद चूँकि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस करने लगी है, मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन प्रोसीजर हैं जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, तो इस चीज़ के बाद हमारे इसमें कैरियर ऑप्शन भी अच्छे खासे हो गए। कैरियर ऑप्शन के मामले में जैसे आप जिला अस्पताल में आयुष डॉक्टर के रूप में ला सकते हैं यदि अगर आपके हमारे पास होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की डिग्री है। तो मैथ और साइंस वालों के साथ एक बेनिफिट ये हो जाता है कि मैथ साइंस वालों के साथ वो अपने ट्रेडिशनल डिग्री के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि वो एलएलबी कर सकते हैं, या बीकॉम भी कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर पत्रकारिता में इंटरेस्ट है तो आप मास काम की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप कमर्शियल पायलट की तरफ जा सकते हैं। कमर्शियल पायलट ऐसा कोर्स है, इसमें इनिशियल लेवल पे कमर्शियल पायलट के बारे में बात करें तो उनकी इनिशियल सैलरी मतलब करीब 1.5 लाख पर मंथ के आसपास से चालू होती है। तो ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये है कि इसमें इनिशियल लेवल पे आपका कोर्स करने के दौरान जो अमाउंट है वो अच्छा खासा ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक हमारे पास डिग्री होती है फाइन आर्ट की। यदि अगर आपको किसी इस तरीके की चीज़ों पे चित्रकारिता में इंटरेस्ट है, या किसी स्पेसिफिक टाइप के नृत्य कला या फिर संगीत इस तरीके के क्षेत्रों में इंटरेस्ट है, तो आप फाइन आर्ट की डिग्री की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स स्टूडेंट जनरली जो चीज़ों को लेते हैं वो है बीकॉम, बीबीए, होटल मैनेजमेंट के बाद कंपनी सेक्रेटरी अच्छा कोर्स है। मास कॉम की तरफ भी जा सकते हैं वो लोग, या इकोनॉमिक्स की कोई डिग्री कर सकते हैं, सीए की तरफ जा सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, या इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। फिर हम आते हैं आर्ट वालों की तरफ। तो आर्ट वालों के पास क्या ऑप्शन होता है? आर्ट वाले सबसे पहले बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर बीए प्लस एलएलबी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मास कॉम की तरफ जा सकते हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल साइंस की तरफ जा सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क की तरफ जा सकते हैं, एनिमेशन का कोई कोर्स कर सकते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैबिन क्रू का कोर्स होता है। कैबिन क्रू का कोर्स मतलब जो ये प्राइवेट एयरलाइंस होती है इनके अंदर जो ग्राउंड स्टाफ की भर्ती होती है तो उनको हम कैबिन क्रू कहते हैं, मतलब उसकी तरफ भी आप सोच सकते हैं। तो इतने सारे ये कोर्स हो गए, इतनी सारी डिग्रियाँ हो गई। बैचलर ऑफ सोशल वर्क जो होता है ये एनजीओ के अंदर नॉर्मली इन लोग का रिक्रूटमेंट होता है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि यदि अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो मतलब बिना डिग्री के किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो इसके बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड मध्य प्रदेश में व्यापम के थ्रू उसका रिक्रूटमेंट होता है। फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रहरी इस तरीके के पोस्ट। फॉरेस्ट गार्ड होता है कि जो फॉरेस्ट विभाग में कांस्टेबल लेवल की पोस्ट होती है, तो फॉरेस्ट गार्ड हो गया। इसके अलावा आप एसएससी की पोस्टों की तरफ जा सकते हैं। यदि अगर आप केंद्र सरकार की किसी पोस्ट में आना चाहते हैं तो एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम होती है। एसएससी आयोग क्या होता है कि केंद्र सरकार में ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करता है। 10+2 लेवल पे, ग्रुप सी लेवल पे पोस्ट का रिक्रूटमेंट करता है। जो इसकी मेजर एग्जाम है एसएससी CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो क्लरिकल पोस्ट की भर्ती इस एग्ज़ाम के थ्रू होती है। इसके अलावा एसएससी का JD कांस्टेबल एग्ज़ाम होता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, BSF, CISF, CRPF, ITBP। इसके अंदर जो कांस्टेबल पोस्ट होती है वो एसएससी JD के थ्रू होती है। फिर एसएससी का स्टेनोग्राफर का एक पोस्ट होता है, वो भी
पहली चीज़ इसमें ये है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2014 में चालू की गई थी, इस योजना के तहत क्या होता है कि अगर कोई नागरिक मध्य प्रदेश में रहता है, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है और वो 18 से 45 साल के बीच का है, 5वीं पास है, तो वो इस योजना के तहत अपना लाभ उठा सकता है। इसमें लाभ ये है कि यदि अगर आप MSME सेक्टर के अंदर आप का कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो उसमें आपको सरकार के द्वारा 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है विथ 5% सब्सिडी, और फीमेल के लिए 6% सब्सिडी। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों का जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 15% तक सरकार देती है। फिर उसी तरह यदि अगर SC ST और OBC की बात करें तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक सरकार देती है, और इसमें 7 साल तक आपको लोन पटाना होता है। तो 7 साल तक का आपके पास टाइम होता है, उसमें आप लोन पटा सकते हैं। तो ये हो गई स्वरोजगार की बात। इसी तरीके की एक योजना केंद्र सरकार की भी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, तो इसके तहत भी आ जा सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आप क्या है कि आप MP ऑनलाइन पे जाके आप वो कर सकते हो, मतलब आवेदन कर सकते हो। अब इसमें फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी डिग्री छोटी बड़ी नहीं होती है। ये है कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमको सिर्फ डिग्री अचीव नहीं करना है, हमको अपने स्किल को डेवलप करना है। उस डिग्री को अचीव करते हुए हम जिस भी फील्ड में है उसमें स्किल डेवलप करना है अपना। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी का छठ में राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यह कार्यक्रम हर वर्ष श्री NVS सर और मैडम अनुपमा सिंह लोधी जी के नेतृत्व में आयोजित होता आ रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पहले गोंडिया महाराष्ट्र में किया जाना था, लेकिन ग्लोबल पैंडेमिक के चलते इसका आयोजन इस माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन यह अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायी घटना है। यह इस चीज को दर्शाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, यह समाज रुकने वाला नहीं है। इसमें वो सारे बीज विद्यमान हैं जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। बस हमें इन बीजों को अपनी मेहनत और लगन का खाद पानी देना है। इसका फल हमें आने वाले वर्षों में जरूर मिलेगा। अब जो हमारे भाई बहन छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, उनमें एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि वो प्रतिभा के बहुत ही धनी हैं, लेकिन उनमें हीनता का भाव पनपता जा रहा है। उस हीनता का भाव का कारण है कि हमें वो जो छोटी छोटी स्किल्स हैं वो हमें उन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पीछे करती आ रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में करंट टेक्नोलॉजी की समझ ना होने के कारण हम अक्सर पीछे छूटते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें चीजें मान के चलो अच्छे से पता नहीं है, लेकिन उन टेक्नोलॉजी के चलते आप मैनेज नहीं कर पाते एग्जाम में। हो सकता है आपने तैयारी ऑफलाइन माध्यम से की हो, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम में दे रहे हो। इसके चलते होता यह है कि आप उस टाइम फ्रेम में जो परीक्षा का नियत समय है आप उसमें मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं उसमें। इसलिए हमेशा छोटी छोटी स्किल्स को सीखें। ये स्किल्स आपकी बहुत ही कामगार आती हैं, हर समय आपके काम आती हैं, और यही सब आपका गुणात्मक विकास करने में सहयोगी हैं। इसलिए हमेशा जो भी सीखने को मिले, कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण हो, कंप्यूटर का कोर्स हो, इंग्लिश का कोई कोर्स हो या इंग्लिश का नॉलेज है, ये जरूर आत्मसात करें, जरूर आत्मसात करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कभी ना कभी जो सारे सफल लोग हैं वो कभी ना कभी आप ही की तरह उसी परिवेश से बिलोंग करते थे, मैं भी करता था। और बस इसका एक ही मूल मंत्र है, मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत और कड़ी मेहनत, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपको डिवोट करने की जरूरत है
हो सकता है कि इस संघर्ष के दौरान आपको कभी असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। असफलता एक सफलता के लिए सीढ़ी बन जाती है। उसको निराशा मत हो, डरे मत, घबराए मत, छोड़ के मत भागें, उसका डटकर मुकाबला करें। Those who give up never grow up। ये हमेशा अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो संघर्ष को छोड़ के भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि डटकर मुकाबला करें, संघर्ष करें। कोई गलती है तो उसको स्वीकार करने का जज्बा रखें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ये गलती मैंने नोट कर ली है, अब आगे में नहीं होगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस ले आए, उसके प्रीवियस ईयर का पेपर ले आए, सारा एनालिसिस कर लें कि इसमें क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, और उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करें। आप एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, आप एनालिसिस करके पढ़ाई करें, तो आपका जो आउटपुट है वो अपने आप बढ़ जाता है और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें अचीव करते हैं, सफल होते हैं। वो चाहे यूपीएससी की परीक्षाएं हों, चाहे स्टेट पीएससी की परीक्षाएं हों या और कोई परीक्षाएं हों, सबका मूल मंत्र यहीं से आता है कि आपने उस एग्जाम के पैटर्न को कितने अच्छे से एनालाइज किया है, कितने अच्छे से आपने उसकी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की है। आप डेफिनेटली बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, तो परीक्षा को पास करने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी या फिर असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दें। मैनेजमेंट ही सर्वोपरि है परीक्षा के लिए। इसीलिए हमेशा से टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो परीक्षा के दौरान का हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स हो, ये सारे उसी हिसाब से सेट किए जाएं जिस हिसाब से परीक्षा की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं सब जो चीजें हैं, इन्हीं को समाहित करते रहिए। थोड़ा सा मोबाइल टेक्नोलॉजी से सचेत रहने की जरूरत है। जितना सदुपयोग यूज कर सकें उतना ही कीजिए। अननेसरली उस पर टाइम या इंटरनेट सर्फिंग जो है उसको नहीं करना है। थोड़ा सा समय को पढ़ाई में डिवोट कीजिए। पढ़ाई आपके पास कुछ ही समय के लिए मान के चलो टाइम है जो आप पढ़ाई में दे सकते हैं। आप इन दिनों शादी विवाह समारोह थोड़ा सा कम जाए, इनमें अपने आप को तो बांध के रखें, पढ़ाई के प्रति डिवोट करके रखें। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पास खूब सारा समय रहेगा। ये सब चीजें हैं कि आप अगर एक बार इस समय से चूक गए तो फिर आपके पास ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमेशा से लगे रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपकी कदम सफलता जरूर चूमेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो आप सब इस सोशल माध्यम, डिजिटल माध्यम से जुड़े। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 14 जून के इस कार्यक्रम में पुनः आपसे बात करने का अवसर मिला। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि हम कोरोना महामारी को गंभीरता से लें, बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज इससे बचाव ही है। हम घर पर रहें, मास्क का प्रयोग करें, यदि कहीं जाना हो तो दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर परिवार में जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि इससे हमें बच के रहना है, स्वयं का बचाव करना है, परिवार का बचाव करना है। कोरोना महामारी का कारण हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आने वाले हैं। यदि शिक्षा की बात करें तो अब इंटरनेट का प्रयोग बढ़ेगा। जो फॉर्मल क्लासरूम में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, जो पूर्व तरीके से जो पढ़ाइयाँ होती थी, उनमें बदलाव होगा। बहुत सारा मटेरियल जो शिक्षा के लिए है वो ऑनलाइन अब उपलब्ध होगा। हमें ऑनलाइन तरीके से
शिक्षा ग्रहण करने के तरीके सीखने होंगे। हमें जो हमारे बच्चे हैं उनके बस्ते जरूर हल्के होंगे, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल उनको ले जाने की आवश्यकता अब शायद भविष्य में ना हो, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अब उपलब्ध होगा जिसका उपयोग करना हमें सीखना होगा। क्योंकि ये जो स्वयं हमें ये देखना होगा कि बच्चे इसका समुचित उपयोग करें, स्वयं के परिवार में स्वच्छता का ध्यान रखें, और जो नए चैलेंज आए हैं, नई राहें हमारे सामने खुल रही हैं, उनको हम सीखें। आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है, उसकी ओर हमें बहुत तेज़ी से बढ़ना होगा। नए नए सेक्टर, नए नए क्षेत्र, नए नए रोजगार उपलब्ध होंगे। हमें स्वयं को इसके लिए तैयार करना होगा, और शिक्षा के तरीकों में जो बदलाव हो रहा है उन बदलावों को सीखना होगा, और हमें स्वयं को, सभी को तैयार करना होगा। जब हम सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सामाजिक कुरीतियों से बच के रहें, उनका ध्यान रखें। अभी चूँकि बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि परीक्षा की तिथियों में बदलाव हो रहा है। जो सामान्यतः जो तिथियां परीक्षाओं की तय थी, कंपटीशन की तय थी, उनमें बदलाव हो रहा है, तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। खासकर सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं जो लोग दे रहे हैं, उनकी परीक्षाओं की तिथि में जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार हमें स्वयं को तैयार रखना है। जो अतिरिक्त समय मिला है उस समय का हमें उपयोग मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए करना है, और यह भी ध्यान रखना है हमें कि भविष्य की अधिकांश परीक्षाएं ऑनलाइन होगी, अधिकांश कंपटीशन ऑनलाइन होंगे। तो जो हमारे लोग ग्रामीण प्रदेश से आए हैं, कृषि क्षेत्रों से आए हैं, कृषक परिवारों से आए हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस तरह कंप्यूटर का, इंटरनेट का और ख़ासकर इंग्लिश का को हम सीखें, उसका ध्यान रखें, क्योंकि अधिकांश परीक्षाएं भविष्य में ऑनलाइन होगी, जिसमें कंप्यूटर का, इंटरनेट का प्रयोग होगा और अधिकांश जो परीक्षा का माध्यम होगा वो इंग्लिश माध्यम होगा। तो हम स्वयं को कुशल करें, पारंगत करें ऑनलाइन के बारे में भी और इंग्लिश के बारे में भी, ताकि हम इन परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें और सफल हो सकें। बहुत बच्चे चिंतित हैं कि किस तरह हम अपने आप को तैयार करें, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार हम प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सीख लेंगे और सफल होंगे। कई बार हम चर्चा करते हैं सामाजिक कुरीतियों की, पाखंडों की, तो मुझे लगता है कि जो कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ व्यसन इस तरह के हैं जो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रतिदिन प्रभावित करते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जब हम नशे की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, जब हमारे परिवार में कोई नशा करता है, शराब का प्रयोग करता है, तो इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, एक परिवार का जो परिवेश है, घर का जो माहौल है, वो प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक पाखंडों को हमें अपनाना है, हमें उनसे दूर रहना है, लेकिन ये पाखंड, ये धार्मिक कर्मकांड हमें वर्ष में एक बार दो बार प्रभावित करते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं, जो नशे की आदत है, जो व्यसन है, वो हमें लगभग प्रतिदिन हमें प्रभावित करते हैं और हमारे परिवार का, बच्चों का विकास उससे प्रभावित होता है। मुझे एक बात और यहाँ कहनी है, एक संस्मरण सुनाना है महात्मा गांधी जी का, कि जब महात्मा गांधी जी के पास एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर पहुंचा, उसका बेटा जो था बहुत मीठा खाता था, बहुत गुड़ खाता था और वो मानता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं गांधी जी के पास जाता हूँ, वही इसको समझाएंगे और उन्हीं की बात ये मानेगा तो ये सुधर जाएगा। गांधी जी के पास जब व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उस बच्चे के साथ पहुँचा, तो गांधी जी ने कहा कि आप कुछ दिन बाद मेरे पास आना।
कुछ दिन बाद वह व्यक्ति फिर बच्चे को लेकर पहुंचता है और महात्मा गांधी जी उस बच्चे को समझाते हैं कि मीठा खाना, गुड़ खाना, बहुत अधिक गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, इसको छोड़ना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा कि आप ये बात उस समय भी समझा सकते थे, आपने इतना समय क्यों लिया, मुझे फिर इतने दिनों बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी ने कहा कि चूँकि मैं स्वयं भी गुड़ खाता था, काफ़ी मीठा खाता था, तो मैंने सोचा जब तक मैं स्वयं के ऊपर इसका प्रयोग न कर लूँ, जब तक मैं स्वयं गुड़ और मीठा न छोड़ दूँ, तब तक मैं इस बच्चे को सलाह कैसे देता, किसी दूसरे को सलाह कैसे देता। अतः मैंने पहले स्वयं पर प्रयोग किया, स्वयं मीठा खाना छोड़ा, गुड़ खाना छोड़ा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस बच्चे को या किसी को भी सलाह देने का अधिकार है। मैं यह बात इस संस्मरण इसलिए सुनाया कि हमारे बहुत लोग आजकल पाखंड के ऊपर, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर उपदेश देते हैं, बातें कहते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जिनके बारे में हम समाज में बात रखते हैं, सबके सामने बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो हमें सबसे पहले स्वयं पर प्रयोग करना होगा, इन व्यसनों से मुक्त होना होगा। उसके बाद हम किसी को सलाह दें तो शायद वो व्यक्ति हमारी सलाह को बहुत गंभीरता से लेगा, उसको मानेगा। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा कि आने वाला समय जो है अलग समय होगा, कठिन समय होगा। हमें धैर्य बना के रखना है, हमें अपने आप को मजबूत बना के रखना है, अपने आप को हमें तैयार करना है भविष्य की चुनौतियों के लिए। हम नई जो चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं, हम अपने आप को उनके लिए तैयार करें, हम नए तरीके सीखें, हम अपने आप को शिक्षित करें, अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को पारंगत करें, और विभिन्न जो अवसर आएंगे, नए जो हमारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, हम उनका मुकाबला करें। पुनः मैं आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और मैं ये बात पुनः कहना चाहूँगा कि हम कोरोना से ना घबराएं, हम अपने आप को सजग करें, अपने आप को तैयार करें। शिक्षा के सागर, मानव रतन, त्याग मूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, एवं समस्त सजातीय वरिष्ठ समाज सेवियों को एवं भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन 14 जून 2020 को गोंदिया में महाराष्ट्र में होना तय हुआ था। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के चलते हुए यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से लोधी युवा महासभा की फेसबुक आईडी से संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच में आईएएस श्री NVS राजपूत जी, आईएएस श्री अजीत कुमार वर्मा जी, आईएएस श्री विनोद कुमार राजपूत जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। आज हमारे बीच में हमारे समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हमारा समाज तरक्की करे, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह हमारा रोजगार हमारे समाज को मिले, ये विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, इनका अभिनंदन है। संपूर्ण भारत में सजातीय बंधुओं की तरफ से, लोधी समाज की तरफ से मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में चलते हुए अपना समय समाज के लिए निकाला। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ में हम एक नई शिक्षा की क्रांति
अपने समाज में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे समाज का चहुमुखी विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आयोजक कमेटी ने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। मैं आयोजक कमेटी को पुनः धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कार्य विधिवत रूप से, चाहे भौतिक रूप हो चाहे डिजिटल माध्यम हो, से अपने कार्य को संपन्न किया और लोधी समाज के विकास के लिए जितना हो सका भरसक प्रयास करे। इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे, वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे, गुलाब सिंह लोधा अमर रहे, माता दीन लोधा अमर रहे और पुनः राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और इनका स्वागत करता हूं। इसी तरह ये समाज के विकास के लिए भारत में विभिन्न प्रदेशों में प्रोग्राम आयोजित करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय लोधेश्वर, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है, 14 जून 2020 को राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन का 6वां आयोजन गोंदिया, महाराष्ट्र में होना सुनिश्चित हुआ था। उसी तारतम्य में यह आयोजन ज़मीनी स्तर पर न होकर वर्चुअली करने की आवश्यकता पड़ी है। आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र जो है तो वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है, जिसके चलते इस राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन के 6वें आयोजन को वर्चुअल करने के लिए राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन की आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता समझी। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश से, जगह जगह से जुड़े लोधी समाज के स्वजन, सुजाति बंधु, युवा, मातृशक्ति, जो भी फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप, ट्विटर, अन्य संचार के माध्यमों से इस सम्मेलन से जुड़े हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न कार्य क्षेत्रों के जो वक्ता आज इस सम्मेलन को संबोधित किए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं तथा इस आयोजन को सभी स्वजन तथा राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा दीदी अनुपमा लोधी जी, जिनके मार्गदर्शन में यह सफल आयोजन लगातार 6वां वर्ष है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में युवाओं को एक कड़ी में, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और पूरे देश में लोधी समाज के अंदर एक क्रांति पैदा की है। 14 जून 2015 से निरंतर यह कार्यक्रम भोपाल, आगरा, दिल्ली, खजुराहो, हैदराबाद और इस बार यह आयोजन सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के मध्य है। जो भी बंधु इस आयोजन से जुड़े हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा दीदी अनुपमा जी के लिए, जिन्होंने इस आयोजन को एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाया
उनके लिए चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं। कोई चलता पथ चिन्हों पर कोई पथ चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। धन्यवाद। मैं गोंदिया के महाराष्ट्र से आशीष गिरजाशंकर नागपुरे आप सभी का स्वागत करता हूं। 14 जून 2020 को लोधी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम गोंदिया में होना निश्चित हुआ था। हमें खुशी होती अगर यह प्रत्यक्ष रूप से होता, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यह कार्यक्रम किन्हीं कारणवश वर्चुअल रूप से लेने का निश्चय किया गया है। आप सभी का इस वर्चुअल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। गोंदिया जिला यह महाराष्ट्र के मध्य भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। गोंदिया में अनेकों समाज के कार्यक्रम होते हुए आए हैं। हमें खुशी होती अगर यह राष्ट्रीय अधिवेशन भी यहाँ गोंदिया में होता। हमारे यहाँ मिलन समारोह का कार्यक्रम विगत 25-30 सालों से निरंतर रूप से हो रहा है और एक अपनी अलग ही छाप बना के रखा हुआ है। इसमें योग युवती परिचय सम्मेलन और समाज की सभी गरीब से अमीर लोगों का मिलन समारोह के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। मध्य भारत का सबसे बड़ा मिलन समारोह गोंदिया में होता है और आने वाले समय में यह विराट रूप लेते जाएगा, ऐसे में हमें और हमारी टीम को अपेक्षा है। गोंदिया जिला महाराष्ट्र में स्थित होने से महाराष्ट्र की लोधी समाज की दिशा और दशा यह आज जातिगत जनगणना न होने के कारण बहुत ही विकट रूप से सामने आ रही है। लोधी समाज के पढ़े लिखे बच्चे केंद्र शासन की नौकरियों में स्थान नहीं पा सकते, क्योंकि केंद्र की सूची में लोधी समाज महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग में आता है और हमारे बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चों के कारण लिस्ट में नाम होने के कारण उस कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं हो पाते। कई बच्चे महाराष्ट्र में अपना ओबीसी कैटेगरी का केंद्र शासन की पद में नाम भर देते हैं, मगर उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि महाराष्ट्र राज्य की एक अलग सूची होती है जो आरक्षण तय करती है और एक केंद्र शासन की सूची होती है। महाराष्ट्र शासन की नौकरियों में महाराष्ट्र शासन की सूची काम करती है और केंद्र शासन की नौकरियों में केंद्र शासन की सूची ओबीसी की काम करती है। अगर गलती से किसी बच्चे ने केंद्र शासन के पदों में ओबीसी लिख दिया तो उसका प्रमाण पत्र महाराष्ट्र शासन द्वारा बनाया हुआ वह नहीं चलता, क्योंकि हम केंद्र की सूची में आज भी महाराष्ट्र के लोग ओबीसी की कैटेगरी में गिने जाते हैं। बाकी राज्यों में हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। हम हमारे बड़े वरिष्ठ समाज के नेताओं को कई बार ज्ञापन और निवेदन दे चुके हैं हम, परंतु आज तक हमें इस ओबीसी की सूची में नाम लाने के लिए सफलता नहीं मिल पाई है। हम हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जो लोधी समाज को बिलोंग करते हैं उन सभी से निवेदन करेंगे, सांसदों से निवेदन करेंगे कि आप इस बाबत थोड़ा संज्ञान लेते हुए और ये अपने समाज का काम है करके ध्यान देते हुए ये काम करें। इससे निश्चित है हमारे जो निचले स्तर पर लोधी समाज यहाँ बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मुख्य हमारा व्यवसाय किसानी और दूध किसान से संबंधित दूध व्यवसाय यह दिखने में आया है। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, अगर केंद्र की सूची में हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं नौकरियों में तो निश्चित ही उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेंगी, परिवेश सुधरेगा और आने वाली पीढ़ी लोधी समाजों की वो पढ़ी लिखी निकलेंगी और उनका घर का रहन सहन से लेके अनेकों
विचारधाराएं अच्छे समाज के निर्माण में और भारत के निर्माण में आगे आएंगी। हमारा निवेदन समाज के सभी मंत्री सांसद इन्हीं से है कि आप कृपया कर लोधी समाज को केंद्र की सूची में लाने के लिए अधिकाधिक समय देके ध्यान दें। और इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक ही बात यह पूरे भारत की समाज लोधी समाज को देना चाहता हूँ कि आपका साथ हमारे महाराष्ट्र के साथियों के साथ बना रहे। हमारे कार्यक्रम में अगर वर्चुअल कार्यक्रम में कहीं कोई कमी रहे तो हमें निश्चित सहयोग प्रदान करें। आपके दिशा निर्देश सुझाव हमें निश्चित ही महत्वपूर्ण है। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इस महामारी के विकराल रूप में सदैव अपने घर के वातावरण में ही रहे, इससे बचे। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमारा लोधी समाज और भारत देश स्वस्थ रहे, यही कामनाएं करते हुए मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती, जय लोधेश्वर। सभी बंधुजनों को हृदय से प्रणाम। मैं यशेंद्र राजपूत झांसी से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा। जैसा कि आपको विदित है, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के तत्वाधान में विगत 6 वर्षों से लगातार जून के इसी माह में राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता आया है। वैश्विक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष जो 6वां या 6वां राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन है, वो डिजिटल माध्यम से करने का जो निर्णय राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन की आयोजन समिति ने किया है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के चलते हुए देश ही नहीं पूरी दुनिया इस महामारी के चपेट में है और सारे इसका एक ही विकल्प है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। तो हम लोग बड़ी संख्या में एक जगह एकत्रित ना हो पाएं, डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें, निश्चित रूप से आयोजन समिति के इस निर्णय की मैं प्रशंसा करता हूं। और डिजिटल माध्यम से हो रहे इस राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन में भाग ले रहे समाज के तमाम प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, किसानों, नौजवानों या व्यापारियों, दुकानदारों, नौकरी पेशा लोगों, अधिकारियों, सबसे ये आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब लोग मिलकर इस सामाजिक संगठन को पूरे देश के कोने कोने में और मजबूती के साथ खड़ा करें। आज वक्त है सामाजिक जागरूकता का। लोधी समाज ने तमाम बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देखा है। हम लोग रानी अवंतीबाई के वंशज हैं, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी के वंशज हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना है। समाज में गैर बराबरी,
ऊंच नीच, पाखंडवाद, इसका विरोध करना है और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो लोग आगे आना चाहते हैं उन लोगों का समर्थन भी करना है और सपोर्ट भी करना है। प्रायः ये देखने को मिलता है हमारे समाज में बड़े बड़े नेता समाज के छोटे बंधु बांधवों का साथ नहीं देते हैं। एक जमाना था उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, दो राज्यों में समाज के वोट की दम पर राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री बनाए हैं और जिनको लोगों से बड़ी आशाएं थीं, लोगों को ये था कि हमने अपने नेता बनाए हैं तो हमारे नेता हमारे काम आएंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है समाज तो नेताओं का साथ देता है, लेकिन बदले में जब समाज को ज़रूरत होती है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री या बड़े बड़े नेता समाज के काम नहीं आते हैं। साथियों, हमें अपने बीच में ज़मीनी नेता तैयार करना पड़ेंगे। जो जिस लायक है उसको वहाँ पर समर्थन देना पड़ेगा। जो जिला पंचायत लायक है उसको जिला पंचायत में भेजिए, जो ब्लॉक प्रमुख बनने लायक है उसको ब्लॉक प्रमुख बनाइए। हमें पिछला सम्मेलन जो खजुराहो में हुआ था उसका सार भी यही निकल के आया था। आज बड़ी विडंबना है, एक ज़माना था उत्तर प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में लोधी समाज का एक वर्चस्व था। लोधी समाज ने अपने नेता बनाए थे और नेताओं का लोधी समाज ने पूरा तन मन धन से साथ भी दिया था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जिनको हमने बड़ा नेता बनाया है वो बड़े नेता छोटों का साथ ना देकर आज अपने परिवार तक सीमित रह गए हैं। कोई अपने बेटे को सांसद बना रहा है, कोई अपने नाती को मंत्री बना रहा है, कोई अपने बेटे को एमएलए या और प्रमुख पदों पर स्थापित कर रहा है। राजनीतिक विरासत का मतलब ये नहीं है कि भाई भतीजावाद। राजनीतिक विरासत का मतलब ये है हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बनना है आप मुख्यमंत्री बन जाइए, किसी को मंत्री बनना है मंत्री बन जाइए, आपको सांसद बनना है सांसद बन जाइए। लेकिन जो लोग विधायक बन सकते हैं, समाज के तमाम ऊर्जावान, चरित्रवान, निष्ठावान लोग हैं, नौजवान साथी हैं, समाज सेवा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर क्षेत्र में नौजवान आगे आ रहे हैं। तो ऐसा ही समाज के प्रबुद्ध जनों, समाज के वरिष्ठ लोगों से और नौजवान साथियों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि लकीर के फ़कीर मत बने रहें। किसी पार्टी विशेष की गुलामियत से हटकर आप संगठित हों, आप अपने बच्चों का भविष्य देखें और जो सामाजिक क्रांति है, सामाजिक न्याय जहाँ संभव है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, उस नेता को आगे बढ़ाएं जो समाज से गैर बराबरी दूर करना चाहता हो, समाज से भेदभाव मिटाना चाहता हो, समाज से ऊंच नीच मिटाना चाहता हो। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं और जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, नफरत की राजनीति सिखा रहे हैं, धार्मिक उन्माद भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। साथियों, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन
सभी साथियों से अनुरोध है कि समाज में एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे का सहयोग करें, अपने महापुरुषों का सम्मान करें, अपने इतिहास को पढ़ें। हम लोग रानी अवंतीबाई लोधी जी के वंशज हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी के वंशज हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। हम लोग किसी एक दल के या एक नेता के बंधुआ मजदूर या लकीर के फकीर मत बने रहें। आज देश की तमाम छोटी छोटी जातियां जागृत हो रही हैं। नौजवानों को राजनीतिक समझ के साथ साथ सामाजिक भेदभाव का भी ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे पुरखों के साथ, हमारे लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है, इतिहास में हम लोगों को उचित स्थान नहीं मिला है, वो भेदभाव मिटाना है। अपने समाज के महापुरुषों को इतिहास में भी उनके योगदान पर एक नया इतिहास बनाना है। और जो लोग डिजिटल माध्यम से इस राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन का हिस्सा बने हैं, सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि वैश्विक कोरोना महामारी जल्दी ही हमारे भारत से जाएगी और आप सब लोग अपने घर में, परिवार में, बच्चों सहित आनंद से रहें। अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है लेकिन कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुई है, तो हमें घर में भी रहना है, एहतियात बरतना है। बहुत ज़रूरी कोई काम हो तो बाहर जाना है। बाहर निकलते ही जो इस कोरोना के बचाव की जो नियम हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र हो या मास्क लगाने का काम हो, मास्क ना हो तो गमछा लपेटने का जो हमारे किसान बंधु गांव की पृष्ठभूमि में लगाते हैं, वो माध्यम भी हमें अपनाना है। और अपने लोगों का, अपने बंधुजनों का जैसे भी सहयोग बने, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की मदद करना है और एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों को कहते हुए आप सबसे 6वें राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय लोधी समाज, जय भारत, जय स्वामी ब्रह्मानंद, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय अवंती, जय स्वामी ब्रह्मानंद। धन्यवाद साथियों। नमस्कार। नमस्कार बंधुओं, 14 जून 2020 के राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के नेतृत्व में ये जो वर्चुअल सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें देश भर से जो भी लोग लाइव हैं, जो शेयर करेंगे, सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं दमोह से नन्हे सिंह ठाकुर, सहायक संचालक, निवेदन करता हूं कि पिछले 14 जून का जो दशहरा मैदान भोपाल में महासम्मेलन हुआ था, वह ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक कई मायनों में था। उसमें किसान, उसमें युवा, उसमें विभिन्न फिल्मी हस्तियां और अन्य क्षेत्रों के कलाकार, सबका सम्मान, प्रतिभा सम्मान हुआ था। देश भर में जितने भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, जो वह एक पहला प्रशिक्षण था। मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक, स्कूल कॉलेजों में सस्ता से मिल जाती है, किंतु अनौपचारिक शिक्षा जीवन में बहुत महत्व रखती है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसी से हम सही प्रशिक्षण जीवन जीने के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ जानते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण होता है, ये परिवार में भी मिल सकता है, आपको किसी संस्था से भी मिल सकता है,
किसी संगठन से भी मिल सकता है और विविध आयोजनों से मिलता है। तो इस मायने में राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि इसकी जो पहली सफलता में भोपाल में प्राप्त हुई थी वह सतत रूप से हमारी जारी रही। उसके बाद हम आगरा गए, आगरा के बाद में हम दिल्ली ताल कटोरा गए, उसके बाद हम छतरपुर के बाद तेलंगाना गए। हर साल जून के द्वितीय सप्ताह में और जो रविवार आता है उसमें ये सम्मेलन हुआ और काफी सफल रहा। उसमें देश भर का लोधी समाज है जो विभिन्न फिरकों में कई सरनेम लिखता है, कहीं वर्मा लिखते हैं, कहीं कौशल लिखते हैं, कहीं जंगेला लिखते हैं, कहीं लोध लिखते हैं, कहीं लोधा लिखते हैं, कहीं अनेक प्रकार की जातियों में बटा हुआ है। और जब ये सबको पता चला कि ये राष्ट्रीय लोधी युवा सम्मेलन है तो दक्षिण भारत के लोग बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में इतनी बड़ी मात्रा में हमारा समाज रहता है। और एक आंकलन के अनुसार हमारी संख्या 12 से 20 करोड़ के बीच है और जिसकी जनगणना भी जातीय स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर सामाजिक संगठन हमारा कर रहा है। हमारे दमोह जिले की जनगणना प्रारंभ है, प्रत्येक गांव से हम फॉर्म भर करके बुलवा रहे हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं, युवा लोग हैं, वो कर रहे हैं इस प्रकार का कार्य। तो इससे क्या होगा कि एक हमारा एक जो क्लियर आंकड़ा है वो हमारे देश में पूरे लोधी समाज का आ जाएगा जिसकी संख्या 12 से 20 करोड़ है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियाँ हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में इस आयोजन की संयोजका आदरणीय दीदी अनुपमा सिंह लोधी जी और हमारे मार्गदर्शक NBS राजपूत वरिष्ठ IAS के निर्देशन में पिछले जो 5 सम्मेलन हुए ये वर्चुअल भी उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है। और यह वर्चुअल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब वर्चुअल का युग आ चुका है। तो हम विभिन्न माध्यमों से, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, तो हम इनके माध्यम से जो एक प्रचार प्रसार की क्रांति लाएंगे वो देश भर के लोगों को काम आने वाली है। इसमें सिर्फ लोधी समाज के युवा लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि अन्य समाज के लोग भी अगर इसको गौर से देखते हैं तो निश्चित तौर पे वो भी अपनी समाज में ऐसे आयोजन करके अपने समाज के किसानों का, अपने समाज के गरीबों की सहायता का कैसे प्रशिक्षण प्रदान करना है, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग कैसे करना है और प्रोत्साहन का माहौल बना करके एक अच्छा व्यक्तित्व निखारना और अच्छे क्षेत्र में ले जाना, ये निश्चित पुण्य का कार्य है। और यह कार्य अब इस माध्यम से वर्चुअल के इस 6वें आयोजन के माध्यम से पूरे देश को मिलने वाला है, हर समाज को मिलने वाला है। और इससे जो प्रशिक्षण प्राप्त होगा उससे जो युवा और भविष्य की पीढ़ियां आगे आएंगी, निश्चित वह अपने समाज की भी सेवा करेंगी, अपने गांव की सेवा करेंगी और यही सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। मैं यही निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी को जय श्री राम, जय लोधेश्वर, जयवंती। भाइयों, हमारा नाम लोध दिव्यांग सिंह जमेदार, हम तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम गोंदिया महाराष्ट्र में होना था, परंतु इस कोविड-19 की महामारी की वजह से यह कार्यक्रम को हम लोग डिजिटली कर रहे हैं। तो आप सभी से विनती है कि इस कार्यक्रम को डिजिटली फेसबुक पर अटेंड करें। यह कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव होगा और यह कार्यक्रम ये 6ठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो भोपाल में हुआ था, दूसरा आगरा में, तीसरा दिल्ली में हुआ था, चौथा खजुराहो में और 5वां हैदराबाद में हुआ था। अब ये 6ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत में हमारे लोक क्षत्रिय समाज के लोगों की उन्नति, पढ़ाई लिखाई, उद्योग, अपने ये किसानों के लिए, इन सब के लिए बहुत सारी नए नए विचार इसमें किया जाता है। और जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वे सभी आकर अपना अपना विचार रखते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाता है जो 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होते हैं। तो यह कार्यक्रम पहली बार डिजिटल किया जा रहा है। तो ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस कार्यक्रम को भी हम सफल बनाएं। जिस प्रकार से प्रतिवर्ष हम लोग
कार्यक्रम जाकर हम लोग अटेंड करते थे। इस बार हम सबको अपने अपने घरों में बैठकर यह कार्यक्रम को अटेंड करना है। अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम को हम डिजिटली लाइव जुड़ना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। यह कार्यक्रम के माध्यम से हम लोधी युवा शक्ति में एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नई क्रांति पैदा होती है। हमारे समाज को हम कैसे उन्नति के रास्ते पर लेकर जाए, हम लोग कैसे डेवलप हुए, हमारा समाज कैसे डेवलप हुए, यह सब विचार विमर्श किया जाता है। तो हम तेलंगाना कमेटी की तरफ से हम सबसे यह विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप सभी ऑनलाइन डिजिटली इसमें जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय लोधेश्वर, जय अवंती। जय अवंती, जय लोधेश्वर। मैं लोधी संपत सिंह, पूर्व अध्यक्ष लोधी राजपूत सभा गुड़गांव हरियाणा से राष्ट्रीय लोधी युवा सम्मेलन आयोजक टीम का धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो पिछले 6 वर्षों से लगातार लोधी समाज के युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें समाज के कई अनुभव धारकों, गणमान्य व्यक्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को दिशा निर्देश किया जा रहा है। पिछले 6 वर्ष पूर्व भोपाल में प्रोग्राम में स्वामी साक्षी जी ने एक पंक्ति बोली थी, लोधी पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। सच में भोपाल प्रोग्राम के बाद समाज में कैरियर गाइडेंस हो या प्रतिभा सम्मान समारोह, सामाजिक प्रोग्रामों की बाढ़ सी आ गई, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 3 सम्मेलन में हम उपस्थित था, जिसमें ऐतिहासिक नगरी खजुराहो की भव्यता एवं देश के कोने कोने से आए सुजाति भाइयों बहनों बुजुर्गों की संख्या लगभग 30,000 थी। इतनी बड़ी संख्या में सुजाति लोगों को जोड़ना दीदी अनुपमा सिंह एनवीएस सर का समाज के प्रति समर्पण, निष्ठा, कठिन मेहनत एवं सरल स्वभाव ही है। कोविड-19 की वजह से इस वर्ष प्रोग्राम को डिजिटल करना पड़ा और हमें आशा है कि हर बार की तरह लाखों युवा इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती। सभी साथियों को नमस्कार। मैं नवल लोधा, युवा प्रदेश अध्यक्ष लोधा समाज राजस्थान। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे धौलपुर ज़िले में ही नहीं पूरे देश में और ज़्यादातर सभी समाजों में एक सामाजिक कुरीति है और वो है मृत्यु भोज, जिससे आज के समय में इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उसको हमने अपने धौलपुर ज़िले से लोधा समाज से पूरी तरह करीब करीब ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, बंद कर दिया। सभी को प्रणाम। मैं राकेश लोधी, बहरीवन जिला कटनी मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा में महासचिव के रूप में आप सभी लोगों को सेवाएं दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हमारा यह 6ठा राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन किन कारणों के कारण आज हमें तकनीकी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हो रहा है, इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। निश्चय ही आज हमारे राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा ने युवाओं को एक अच्छा प्लेटफार्म दिया है, जिससे युवाओं ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी जो यूथ का काम होता है अग्रणी भूमिका में, उसने राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के प्लेटफार्म में आने के बाद में सभी क्षेत्रों में युवाओं ने सहभागिता निभाई है और आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के माध्यम से एक दूसरे के हमारे समाज के दर्शन हुए हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों की भूमिका में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हमारे परम सम्मानीय एनवीएस राजपूत जी और राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा की अध्यक्ष बहन अनुपमा जी ने निश्चय ही भूमिका निभाई है। आज हमें लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश कर रही है कि हमारी समाज निश्चय ही शिक्षा के रूप में अग्रसर हुई है, व्यापार के रूप में अग्रसर हुई है, फिर भी जो हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उसमें हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो,
आज पूरे देश में कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार सभी को मिल रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में आरक्षण की बात आए तो आज भी हमें 14% मध्य प्रदेश में मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सोचने की आवश्यकता है और मैं सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूं कि सभी आज चूँकि हमारी समाज काफ़ी जागृत हो चुकी है तो हमें अपनी समाज के अलावा 52 और जातियों को जो ओबीसी में आती हैं उनकी भी सहभागिता लेकर निश्चय ही हमें नई भूमिका में आके अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में आगे लड़ना होगा। दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीदी अनुपमा सिंह लोधी जी, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के प्रेरणादायक माननीय NVS राजपूत जी, राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी, सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस 2020 का राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन जो गोंदिया महाराष्ट्र में होने वाला था, कोरोना महामारी की वजह से किसी कारणवश ये राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन नहीं हो पाया, लेकिन राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन चाहे सोशल मीडिया माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, हम युवाओं में हमेशा वही जोश रहेगा। 2019 का आपने देखा लोधी समाज में कितना बदलाव आया, कितना बढ़ चढ़कर लोधी समाज ने अपना योगदान दिया, समाज आगे बढ़ रहा है और इसके लिए मैं सभी राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के युवाओं का, जोश भरे जो युवा हैं जिसमें जज्बा है करने का, उन सभी का मैं समस्त भारतवर्ष के लोधी लोधा समाज बंधुओं, जय लोधेश्वर, जय अवंती, जय स्वामी ब्रह्मानंद, जय अमर शेर गुलाब चंद जी लोधी। समस्त समाज बंधुओं, बहुत बड़ी विकट महामारी इस पूरे विश्व में कोविड-19 एक भयावह बीमारी इस देश में आई और शुरू है, जिस वजह से हमारा 6वां राष्ट्रीय युवा लोधी महासम्मेलन जो बाहर परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री NVS राजपूत साहब कमिश्नर, इन्होंने एवं परम सम्माननीय श्रद्धेय श्रीमती अनुपमा सिंह जी राजपूत, इन्होंने हमारे कंधों पर डाला था। महाराष्ट्र के गोंदिया में यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से होने वाला था, जिसके लिए 22 फरवरी को अनुपमा सिंह जी के साथ में रेस्ट हाउस गोंदिया में हम लोगों की शानदार मीटिंग हुई, जिसमें समस्त लोधी समाज गोंदिया के सम्माननीय बंधुवर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हुए, जिसमें मैंने परम आदरणीय श्री आशीष भैया नागपुरे हमारे भाई, इन्हें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करते हुए इन्हें जिम्मेदारी सौंपा। उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम देना शुरू किया और मेरे साथ पहली मीटिंग ढापेवाड़ा महलगांव में हुई और लगातार मीटिंग का सिलसिला चालू रहा। इस कार्य में सबसे ज़्यादा जिन्होंने सफलता मेहनत की उसमें हमारी धर्मपत्नी श्रीमती शीला शिवनाथपुरे और हमारी भाभी जी श्रीमती प्रीति आशीष नागपुरे, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और सभी समाज बंधुओं ने सहयोग साथ समर्थन दिया और ये कार्यक्रम में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला था, क्योंकि गोंदिया जिला संपूर्ण लोधी में है। गोंदिया महाराष्ट्र में 3 जिलों की 3 राज्य की सीमाएं लगती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ से सभी लोग इस कार्यक्रम में आकर के सहभाग होते और एक बहुत बड़ा इस लोधी पटल में लोधी एकता, लोधी सामाजिक एकता, लोधी राजनीतिक और लोधी आर्थिक स्तर के इस कार्यक्रम से मजबूत होती। इसलिए इस कार्यक्रम को परम आदरणीय NVS राजपूत साहब के अनुशंसा पर डिजिटली करने आया है और ये डिजिटल कार्यक्रम का हम हृदय से आभार, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में डिजिटल के माध्यम से सहभाग हो और इस कार्यक्रम को प्रतिसाद दे, यही मैं
आप लोगों से आशा और विश्वास रखता हूँ। आगे लोधी समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, लोधी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री एन.वी. राजपूत साहब सहित सभी लोग सतत निरंतर प्रयासरत हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि डिजिटली प्रोग्राम के माध्यम से लोधी समाज के बच्चों को शिक्षा, लोधी समाज के बच्चे के कृषकों के लिए, कृषि के लिए बहुत शानदार आयोजन करे और उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन करे। वैसे लोधी समाज की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, इसको बढ़ाने के भी उपाय सभी लोग अपने अपने तरीके से करते जाए और हर लोधी सक्षम हो और हर लोधी सबल हो और लोधी लोधा समाज इस भारतवर्ष का एक मूल समाज होकर के उभरे। हमारे महाराष्ट्र में लोधी समाज ओबीसी की सूची में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने नेतागिरी करके इसका फ़ायदा बहुत उठाया, लेकिन अभी तक के हम सेंट्रल की ओबीसी की सूची में नहीं आए हैं। मैं अवंतीबाई लोधी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी शिव नागपुरे इस ओबीसी मुहिम को सतत आगे ले जाते जा रहा हूँ, जिसमें हमारे दूसरे ओबीसी भाई भी इसमें शामिल है, जो हमें सतत प्रयास करके इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं और हम सफलतापूर्वक एक न एक दिन इस महाराष्ट्र की लोधी समाज को इस सेंट्रल की ओबीसी की सूची में शामिल करके ही रहेंगे, यही हमारा विश्वास है। और मैं पुनश्च जिन जिन लोगों ने हमें मदद किया था उन सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। उसमें शीला शिव नागपुरे और प्रीति भाभी, आशीष भैया नागपुरे और हमारे योगराज भैया उपराड़े सहित समस्त लोग जिन लोगों ने मुझे अथक इस कार्यक्रम के लिए अथक प्रयास और मेहनत किया है, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और ये जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई थी, परम सम्माननीय श्रद्धेय श्रीमती अनुपमा सिंह राजपूत जी CWC की अधिकारी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ उनका कि उन्होंने ये जिम्मेदारी हम लोग पर सौंपी थी और हमने इसको बखूबी अंजाम दिया। और इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी लोगों का आभार पुनश्च व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है गुलाब सिंह लोधी जी, उमेश भैया लोधी और समस्त टीम राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा की, हम सब मिलकर एक है और सारी महासभाएं और सब लोग मिलकर के एक होकर के अच्छे कार्य करें। मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों में सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ और इस डिजिटल प्रोग्राम की मुक्तकंठ से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जय लोधेश्वर, जय अवंती, जय गुलाब सिंह जी लोधी, जय स्वामी ब्रह्मानंद।